हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए होना है। ठीक है, आज के सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होता है इसको हम कंप्लीटली कैसे समझ पाते हैं, हमारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसका। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं क्वेश्चन दिखाना चाहूँगा, उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक भाई वीडियो को शेयर नहीं किए हैं जल्दी से शेयर कर देंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कोर्स जिनको भी ज्वाइन करना है, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाके क्लास को इनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात हुई, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोर्स की फीस की बात की जाए केवल और केवल 99 रुपये में आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, चलेगा। हम सबसे पहले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कैसे हमें पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपके एग्जाम का, आपके बीटी-यूपी के एग्जाम का ही क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करना चाहेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि हर एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, अगर मैं इंग्लिश वाले क्वेश्चन की बात करूँगा, लिखा गया है आंसर एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग, यानी यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन को करना होता है, यानी कोई भी क्वेश्चन होगा दोस्तों आपको 2 पार्ट में करना होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 जैसे रहेगा तो हर एक क्वेश्चन का, जैसे क्वेश्चन 4 होगा, क्वेश्चन 5 होगा, तो उसमें 2 ही क्वेश्चन हमें करने होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ए की बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पे लिखा गया है ड्रा सर्किट डायग्राम, वेव फॉर्म, फेजर डायग्राम। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए हमें पूछा गया है, किसके लिए, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन था भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हिंदी वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं कि किन्हीं 2 भागों के उत्तर दीजिए, जैसे पूछा गया है विशुद्ध प्रेरक परिपथ में, या परिपथ के परिपथ आरेख, तरंग रूप, फेजर आरेख खींचिए। यही आप लोगों से पूछा जाता है। बेसिकली क्या क्या चीज़ें पूछी गई, पहले हमें सर्किट डायग्राम पता होना चाहिए, वेव फॉर्म पता होना चाहिए, फेजर डायग्राम पता होना चाहिए। 3 चीज़ें तो हमें मस्ट होना चाहिए दोस्तों। अगर 3 चीज़ें अगर हमें पता हो जाती हैं तो हम इस क्वेश्चन का 5 नंबर के लिए हम हकदार हो जाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों, इसको कैसे आप लोगों को 5 नंबर लेना है मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो क्वेश्चन आप लोग आई होप सभी ने समझ लिया होगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या रहता है। यहाँ पे आप लोगों को समझिएगा कि यहाँ लिखा रहेगा वेव फॉर्म आप लोगों से पहले सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा, वेव फॉर्म पूछा जाएगा, उसके बाद फेजर डायग्राम पूछा जाएगा, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए हमारा कैसे बनता है डायग्राम दोस्तों, या फिर फेजर डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। चलेगा स्टूडेंट्स, देखते हैं अपने क्वेश्चन को। अब दोस्तों, हमारा टॉपिक है, जो हमारा टॉपिक रहेगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट, बेसिकली एग्जाम में कैसे पूछा गया ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को। अब देखिएगा दोस्तों, जो हमारे एग्जाम में बनता है ऐसे ही बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, सर्किट बनाना होता है। ठीक है, क्या बनाएंगे हम, आप सर्किट बनाएंगे। क्या बनाएंगे भाई, सर्किट डायग्राम या परिपथ आरोप बोलोगे। यहाँ पहले इंग्लिश में लिख देता हूँ, जिसे हम बोलेंगे सर्किट डायग्राम बोलेंगे, और हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे इसे हम बोलेंगे दोस्तों परिपथ आरेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परिपथ आरेख बोलेंगे। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा दोस्तों। आप लोग दोनों लैंग्वेज में देखिएगा, जब हम प्योरली इंडक्टिव प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो दोनों लैंग्वेज में आपको इसका पता होना चाहिए। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए सर्किट डायग्राम। तो सर्किट कैसे बनती है दोस्तों, इसका ध्यान से देखिएगा। सर्किट हमारा कुछ इस प्रकार से रहेगा। बोला गया है इंडक्टिव सर्किट, तो इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर बेसिकली हमने आप लोगों को ऐसे ही बताया था कि इंडक्टर इस प्रकार से बनता है। ठीक है, इंडक्टर को बेसिकली यल से डिनोट करते हैं, यल लिख देंगे दोस्तों। और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, हमारा इस इंडक्टर में वोल्टेज सोर्स हमारा अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो तभी तो हमारा ये इंडक्टर जो होगा दोस्तों वर्क करने वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगा दोस्तों प्योरली एसी वाला वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, तो एसी का जब भी बात करेंगे वी इक्वल टू क्या होता है, अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा एसी वोल्टेज होता है, तो बोलेंगे वी एम साइन ओमेगा टी होता है। सर क्या होता है, वी एम साइन ओमेगा टी होता है। ये आप लोगों को बताया है दोस्तों। यहाँ पे जो हमारे करंट फ्लो होगी, यहाँ पे जो करंट होगी इसे हम आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, चलेगा। इतनी बातें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है, अगर मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर करंट का इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पे, अगर मैं बात करूँगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए करंट का इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। जो चीज़ें मैं बताऊँगा दोस्तों, जो मैं कहूँगा कि ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये होता है 1/L इंटीग्रेशन 1 बाई नहीं रहेगा, ये हमारा रहेगा इंटीग्रेशन वी डी टी रहेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का फार्मूला जो रहेगा दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। बेसिकली ये आप लोगों का बेसिक का पार्ट ही है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे हमने नहीं बताया, फिजिक्स में आप लोगों को ये फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने इंटर में फिजिक्स पढ़ा होगा दोस्तों, तो अगर वहाँ पे आप लोगों ने एसी फंडामेंटल पढ़ा होगा, वहाँ पे भी है, तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला बताया गया होगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, ये फार्मूले आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, इतना तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा भाई। ठीक, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/L, यहाँ पे हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन वी डी टी हो जाएगा। वोल्टेज जो है दोस्तों, यही वोल्टेज जो है यही हमारा वोल्टेज होता है, इस बात को ध्यान रखा। जो यहाँ पे वोल्टेज लिखा गया है यही वोल्टेज है, तो यहाँ पे हम आई इक्वल टू लिख सकते हैं या पुट कर सकते हैं 1/L, और इंटीग्रेशन करेंगे दोस्तों। यहाँ पे v कितने, v की वैल्यू क्या है लिखेंगे, यही v की वैल्यू दिया है सर, वी एम साइन ओमेगा टी दिया हुआ है। किसके सापेक्ष समाकलन करना है मेरे भाई,
बोलेंगे dt का इंटीग्रेशन, यानी इसे समाकलन का चिन्ह बोलते हैं या फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह बोलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने बता दिया। अब दोस्त यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हमें क्या करना होता है, ये हमारा vm जो है दोस्तों, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो vm को हम बाहर कर लेंगे, तो vm बाई क्या लिख लेंगे, l लिख देंगे, और साइन ओमेगा टी का हमें क्या करना होगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कर देना होगा। ठीक है, तो देखिएगा मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर मैं बात करूँगा दोस्तों इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी की मैं बात करना चाहूँगा, साइन ओमेगा टी, तो जो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या होता है दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा माइनस के, ठीक है, साइन का होता है माइनस के कास ओमेगा टी। ठीक है, अरे यार यहाँ पे चल नहीं जाएगा मेरे भाई, मैं इसके नीचे बता देता हूँ, इसका जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे डी टी भी रहेगा भाई, इसका जो इंटीग्रेशन होगा दोस्तों ये हमारा होता है क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी अपान के क्या हो जाएगा, ये हमारा ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल से वे में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दोस्तों, तो इसे लिख सकता हूँ वी एम बाई एल इंटू, अगर साइन ओमेगा टी का मैंने किया तो क्या आया है, माइनस के कॉस ओमेगा टी अपान के ओमेगा आया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया है। अब दोस्तों मैं आगे वाले पेज पे आप लोगों को यहीं पे एक लाइन और देख लेते हैं, इसके बाद अगले वाले पेज पे चलते हैं, वहाँ पे और चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस के बाहर लेना चाहूँ दोस्तों तो माइनस के वी एम लिख सकते हैं, और बटे के हम क्या लिख सकते हैं, एल, या फिर हम लिख सकते हैं ओमेगा एल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू एल लिख सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोष्टक में कास ओमेगा टी। ठीक है, चलेगा, इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पे जैसे ही चलेंगे, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि हमने बताया आई इक्वल टू क्या होता है, वी एम ओमेगा एल, यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा कास ओमेगा टी लिख दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे हमारा प्योरली रजिस्टिव सर्किट होता था, ठीक है, क्या मैं बात करता हूँ, जैसे मैं रेजिस्टेंस के केस में अगर मेरी कोई सर्किट होती है दोस्तों, मान लेते हैं ये मेरा रजिस्टिव सर्किट है, तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है। ये रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के मान में अवरोध उत्पन्न करता है। वही जो हमारा यहाँ पर रिएक्टेंस होता है दोस्तों, रिएक्टेंस, यही सिंपल से में यही रेजिस्टेंस जो है हम बात करेंगे इसी फंडामेंटल में, तो यही रेजिस्टेंस जो होता है इसी को हम रिएक्टेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली इसे एक्स से डिनोट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम रिएक्टेंस बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंस को बेसिकली एक्स से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट भी बात करेंगे दोस्तों तो ओम ही इसकी भी यूनिट होती है। एक्स दो प्रकार की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे देखिएगा कौन कौन सी वैल्यू, एक हमारा होगा दोस्तों यहाँ पे जो एक्स होता है, रिएक्टेंस होता है, ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक एक्सल होता है, एक एक्सी होता है। एक्सल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो हमारा इंडक्टर में होने वाला जो इंडक्टर जो होता है दोस्तों, करंट का बहने का जो विरोध करता है वही हमारा एक्सल होता है। यहाँ पे कैपेसिटर में जो हमारा धारा के बहने का विरोध करेगा वो मेरा एक्सी हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे दोस्तों। इसे हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यहाँ पे लिख लीजिएगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख लेंगे दोस्तों, इसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे। ये हमारा क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्या हो जाएगा, इंडक्टिव, ये मेरा इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर मैं बात करना चाहूँगा, ये मेरा जब हमारा ये इंडक्टिव हो जाएगा दोस्तों, तो इंडक्टर के केस में अगर एक्सल इक्वल टू मैं बात करना चाहूँगा तो देखिएगा ये हमारा होता है ओमेगा एल होता है। क्या होता है, ओमेगा एल होता है। इस फार्मूले को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद बात करना चाहूँगा दोस्तों, अगर मेरा कैपेसिटिव सर्किट है तो इसका हमारा फार्मूला हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1 ओमेगा एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए दोस्तों, तभी जाके हमारे क्वेश्चन जो होंगे आगे बन पाएंगे। ठीक है, चलेगा। आई होप इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर दोस्तों मैं यही बात करना चाहूँगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा करंट की वैल्यू की, ठीक है, तो ये हमारा होता है मैक्सिमम वोल्टेज अपान क्या होता है, ये हमारा होता है एक्सल। क्या होता है, एक्सल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो धारा के जो हमारा इंडक्टर होता है, इसमें धारा के बहने का जो विरोध करता है एक्सल ही करता है। ठीक है, किस सर्किट में, यहाँ पे मैं बात करूँगा ये मेरा इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये मेरी इंडक्टिव सर्किट, यहाँ पे मैंने एल दिखाया। ये मेरा कैपेसिटिव सर्किट जो रहेगा दोस्तों, बेसिकली इसको कैपेसिटिव सर्किट को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा सी रहेगा। अगर मैं इसका रिएक्टेंस की बात करूँगा तो यहाँ पे एक्स सी रहेगा, और यहाँ पे जो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करूंगा तो ये मेरा एक्सल लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा, दोनों बातें आई होप आप लोग क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम करंट लिख लूँगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलेगा। तो इतनी बातें अभी आप लोगों को ध्यान रखनी है। आई होप इतनी बातें आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो ये हमारा अगर नॉर्मल सर्किट होती है, जैसे मैं अपने डीसी के लिए पढ़ता हूँ तो डीसी हमारा रेजिस्टेंस लिया जाता है। वहीं जब हम एसी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंस होता है, ये भी हमारा रिएक्टेंस की यूनिट भी हमारी ओम होती है। लेकिन रिएक्टेंस यहाँ पे हमें दो प्रकार का देखने को मिलता है, एक हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, एक हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है। इंडक्टर के केस में हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक्सल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। वहीं हम यहाँ पे देखेंगे कैपेसिटिव के केस में होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में हमारा एक्स इक्वल टू होता है 1 ओमेगा एल। अब देखिएगा दोस्तों, चूंकि हमारा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू लिख लेंगे
टू पाई एफ होता है, ठीक है। क्या होता है, टू पाई एफ होता है। एफ क्या है दोस्तों, एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। एफ क्या है, ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओमेगा क्या है दोस्तों, ये हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, या एंगुलर हम बोलेंगे, क्या बोलते हैं दोस्तों, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं बेसिकली, इसे भी लिख लेंगे एंगुलर, इसे हम वेलोसिटी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा बेसिकली। इसके आगे आप लोगों को इसमें कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है, चलेगा। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमने बताई। हर एक फार्मूला जो होगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जब मैं बात करूँगा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, जब मैं बात करूँगा एक्स इक्वल टू क्या होता है। अब देखिएगा अगर दोस्तों यहाँ पे ओमेगा वाला टर्म नहीं दिया है, टू पाई एफ रख देंगे यहाँ पे ओमेगा की जगह पे, एक्सएल की जगह पे टू पाई एफ एल लिख देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आई होप इतनी बातें मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा। तो दोस्तों इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर मैं इसी चीज़ को आगे बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को आगे ले लेता हूँ, इस पेज पे इसको आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही चीज़ को मैं आगे ले चलता हूँ, अगले वाला पेज पे हमारा पूरा करंट का इक्वेशन जो होगा वो हमें पता हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो आई इक्वल टू हमने बताया दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया आई इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे होता है माइनस के वी एम, यहाँ पे हमारा ओमेगा एल होता है, ठीक है। और मैंने क्या बताया, कास ओमेगा टी बताया। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए, ओमेगा एल अभी इक्वल टू हमने बताया कि आई, यहाँ पे लिखेगा आई इक्वल टू, ये हमारा देखिएगा माइनस के वी एम, और बताया मैंने दोस्तों ओमेगा एल चूँकि हमने अभी बताया दोस्तों कि ओमेगा एल एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। यही चीज़ मैंने बताया दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये बात आप लोगों को याद होगी, ठीक है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं पॉइंट की बात करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे इस साइड में बात करना चाहूँगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिएगा हमने यहीं पे आप लोगों को बताया है, कहाँ पे भाई, यहाँ पे देखिएगा एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट्स जो हैं दोस्तों, छोटे छोटे पॉइंट्स जो होंगे आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको एक्सएल लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे हमारा जो होता है दोस्तों, अगर मैं कॉस ओमेगा टी को लिखना चाहूँ दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे 90 माइनस के थीटा, यानी थीटा क्या है, ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी लिख लूँगा, ठीक है, चलेगा। दोस्तों अगर यहाँ से माइनस को हमें रिड्यूस करना होगा, तो माइनस को हटाना होगा, तो क्या लिख सकते हैं। और एक चीज़ मैं और फिर से बता देना चाहूँगा, अगर मैं आप लोगों को आई एम इक्वल टू बताया दोस्तों, क्या होता है, आई एम इक्वल टू होता है वी एम अपान के क्या होता है, एक्सएल होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आई एम मतलब मैक्सिमम करंट को बताया गया है, ठीक है। तो आई एम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आई एम यही हमारा है ना भाई, वी एम अपान के एक्सएल क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं माइनस के आई एम हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करना चाहूँगा, तो देखिएगा मैं यहाँ से माइनस को कॉमन कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन, ठीक है, इंटू में है, बातों को ध्यान रखिएगा, इंटू में है, ठीक है, या इसी को हम कोष्टक में लिख लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी, अगर माइनस कॉमन कर रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ओमेगा टी लिख लेंगे, माइनस के अगर पाई बाई 90 को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया एक चीज़ कि अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन करूँगा तो ये वाला टर्म हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिखा दिया, और ये वाला टर्म मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं, ये हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों। ए माइनस और माइनस आप लोग गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम इक्वल टू, सॉरी आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई एम, यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2 हो जाएगा। तो दोस्तों जब इतना कर लेते हो तो यही मेरा करंट का इक्वेशन मिल जाता है किस सर्किट के लिए। तो बोलेंगे सर ये जो सर्किट होगी मेरी प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगी, इसकी यूनिट की बात करूंगा दोस्तों तो एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना था दोस्तों। अगर दोनों चीज़ें अगर आप लोगों ने ध्यान रख लिया हो तो मैं एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मेरा सर्किट डायग्राम हो गया दोस्तों, करंट का इक्वेशन भी हमें प्राप्त हो गया। अब मैं बात करूँगा फेजर डायग्राम की, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेगा फेजर डायग्राम। अब दोस्तों फेजर डायग्राम जो होता है इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें इस फेजर डायग्राम में मैं बात करूंगा जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगी, क्या मैंने बोला, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए जो हमारा फेजर डायग्राम होता है दोस्तों, यहाँ पे मैं फेजर डायग्राम को खींचना चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, इसमें हम वोल्टेज लेंगे, रेफरेंस जो होगा दोस्तों इसे हम रेफरेंस बोलेंगे, इस वाली लाइन पे जो होगी वैल्यू होगी उसे हम रेफरेंस बोलेंगे। तो वोल्टेज में इस लाइन पे आप लोगों को रजिस्टिव सर्किट में भी बताया और मेरा जो इंडक्टिव सर्किट है इसमें भी बताया। दोस्तों जो वोल्टेज होता है यहाँ पे वोल्टेज से हमारी करंट जो होती है 90 डिग्री लैग करेगी। कितनी डिग्री, 90 डिग्री पीछे रह जाती है। तो यहाँ पे हमारी जो करंट होगी आई ये 90 डिग्री लैग करेगी। आप लोग इस इक्वेशन से भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो करंट है दोस्तों यही मेरी 90 डिग्री जो है लैग करती है, यानी 90 डिग्री पीछे हो रही है, ठीक है। अगर मेरा प्योरली रजिस्टर सर्किट था तो दोस्तों ये वाला पार्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलता था, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ दोस्तों जो हमारा करंट है वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, लैगिंग होती है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे सर्किट में यहाँ पे एक चीज़ लिखना चाहूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट लिखना चाहूँगा, उस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लिखिएगा कि प्योरली, लिखिएगा प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में
ये पॉइंट्स आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग आगे चल के फेजर डायग्राम को भी पढ़ेंगे, ठीक है। करंट में सर्किट में करंट वोल्टेज से, जो चीज़ें लिखी गई हैं यहाँ पे है वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ। वोल्टेज से क्या करता है, वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करता है दोस्तों, 90 डिग्री लैग करता है, ठीक है। क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। कितना डिग्री लैग करता है, 90 डिग्री का ये लैग करता है। और वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल की मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, तो वोल्टेज ए हो गया, मेरा करंट होगा, इसके बीच का जो एंगल होगा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अगर लिखना चाहें तो वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, ये भी आप लोग मेंशन कर सकते हो। लेकिन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बता दिया कि जो ये वाला पॉइंट है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट रहेगा तो जो हमारा करंट है दोस्तों वोल्टेज से, यानी वोल्टेज जो है यानी करंट जो है दोस्तों वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहेगा, इस तरह साइड हमारा पीछे है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं करंट को दिखाना चाहूँगा तो वहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा, ठीक है। अगर मैं करंट को रेफरेंस मानते चलता दोस्तों तो यही सर्किट जो होती थी मेरा ऊपर बन जाता, ठीक है। यानी उस स्थिति हमारी सर्किट ऊपर बन जाएगी। लेकिन हम आप लोगों को बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूजन जरा सा भी नहीं होना चाहिए कि हम वोल्टेज को जब भी रेफरेंस लेंगे दोस्तों तो हमारा करंट क्या होगा, लैग करेगा, ठीक है। इतनी बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगर मैं बोलना चाहूँ दोस्तों वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है तो बोलेंगे हमारा कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। चलेगा, इतनी बात आई होप आप लोग क्लियर हो गई होगी। अब दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहूँगा। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा, मैं बात करूँगा पावर फैक्टर की, ठीक है। देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ पावर फैक्टर की, या शक्ति गुणा किसे हिंदी में बोलते हैं, पावर फैक्टर, ठीक है। तो पावर फैक्टर को भी देख लेते हैं हम। आप इसे हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणक बोलते हैं। क्या बोलेंगे, शक्ति गुणक बोलेंगे, या शक्ति गुणांक बोलेंगे, शक्ति गुणक, दोनों बातें वही है। पावर फैक्टर इक्वल टू हमारा क्या होता है दोस्तों, पावर फैक्टर इक्वल टू मैं लिखना चाहूँ, पावर फैक्टर इक्वल टू होता है कास फाई। और दोस्तों ये कास फाई जो होता है, फाई ये किसके किसके बीच की वैल्यू होती है, बोलेंगे सर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो पावर फैक्टर इक्वल टू हम लिख सकते हैं कास फाई, यानी ये हमारा फाई की वैल्यू जो थी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को पता होना चाहिए वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल था 90 डिग्री था, और 90 डिग्री हमारा लैगिंग था, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 90 डिग्री। और आप लोगों को एक चीज़ और पता होना चाहिए, कास 90 की वैल्यू जो होती है दोस्तों कितनी होती है, बोलेंगे सर 0 होती है, ठीक है। तो कास 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पावर फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यानी पावर फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा डिग्री में नहीं होता है, पावर फैक्टर बोलेंगे 0 होगा। तो एक केस आप लोगों के लिए फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट बना दोस्तों, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को एग्जाम में अच्छा खासा नंबर दिला देते हैं, ठीक है। तो मैं लिखना चाहूँगा दोस्तों, क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखेगा प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव के केस में पावर फैक्टर कैसा है दोस्तों, पावर फैक्टर 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आप लोगों को पावर फैक्टर 0 कैसे होता है ये भी बता दिया दोस्तों। यहाँ पे आप लोग इस पॉइंट को जरूर याद रखेगा कि जब हमारी सर्किट प्योरली इंडक्टिव होगी तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर जो होगा दोस्तों 0 होगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों वेव फॉर्म की, तो वेव फॉर्म को मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ, ठीक है। चलेगा, हेडिंग डालिएगा वेव फॉर्म। तो यहाँ पे हेडिंग रहेगा मेरा वेव फॉर्म, ठीक है। वेव फॉर्म कैसे खींचा जाता है इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो वोल्टेज यहाँ पे हमारा वेव फॉर्म होता है, वोल्टेज और करंट का बीच का हम वोल्टेज वेव फॉर्म यहाँ पे बताना चाहेंगे, ठीक है। चलेगा, इसको चेंज ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पूरा सर्किट का जो है हमें एनालिसिस ही करवा देते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं लिखूंगा वेव फॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग हेडिंग डालेंगे, वोल्टेज और करंट का हमें वेव फॉर्म पता करना है, ठीक है। देखिएगा हम बात करेंगे दोस्तों वोल्टेज का वेव फॉर्म जब भी बात की जाएगी तो यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा वोल्टेज और करंट का, ठीक है। तो आप फेजर डायग्राम जैसे भी बनाते हो भाई ज़रूर बनाइएगा। मैं पूरा इस पेज पे ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये मेरी लाइन जो होगी सीधी होगी, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ओमेगा टी, जो एंगल होता है इसका ओमेगा टी, ठीक है। मैं थीटा ही ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा साइनोसॉइडल वेव होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा मेरा क्या रहेगा, मैं यहाँ पे अपना वोल्टेज और करंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट हो जाएगा। इसका जो वेव फॉर्म होगा दोस्तों मैं कुछ इस प्रकार से बना लूँगा, ठीक है। ये मेरा वेव फॉर्म हो गया। किसका है दोस्तों, ये मेरा वेव फॉर्म जो खींचा जा रहा है ये मेरा वोल्टेज का वेव फॉर्म है। किसका वेव फॉर्म है, बोलेंगे सर ये तो आपने वोल्टेज का वेव फॉर्म खींचा है, बट करंट का वेव फॉर्म कहाँ है। तो यहाँ पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM
साइन ओमेगा टी का वेव फॉर्म अभी खींचा गया है, ठीक है। तो ये किसका वेव फॉर्म है, हमारा वोल्टेज का वेव फॉर्म है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी दोस्तों, तो यही होगा, यहाँ पे आप लोग पाई डिनोट कर लेंगे, पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा दोस्तों। एक साइकिल हमारा कितने डिग्री का होता है, तो बोलेंगे 180 अंश का होता है, ठीक है दोस्तों। ये क्या होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे एक हाफ साइकिल की बात की जा रही है, ठीक है। तो एक हाफ साइकिल हमारा 180 डिग्री, यहाँ पे मैक्सिमम से बात करना चाहूँगा तो यहाँ से आधा करना चाहेंगे, एक हाफ साइकिल का भी आधा करना चाहेंगे, पाई/2 हो जाएगा। अगर मैं इसका भी आधा करना चाहूँगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलेंगे 3 पाई/2 हो जाएगा। इसको आप लोग आधा करके देख सकते हो, ठीक है, चलेगा। तो ये मेरा वोल्टेज के लिए होगा दोस्तों। लेकिन अगर हम करंट की बात करेंगे दोस्तों, तो करंट मैंने अभी आप लोग बताया है कि जो करंट होता है 90 डिग्री लैगिंग होता है। कैसा होता है, लैगिंग मतलब पीछे होता है। तो जब भी बात की जाएगी पीछे की, तो देखिएगा मैं यहाँ पे इसका जो है अलग पेन से दिखाना चाहूँगा दोस्तों। तो अलग पेन लेता हूँ, ग्रीन कलर का ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँ कि जब हमारा 90 डिग्री लैगिंग नेचर का होगा, यानी लैगिंग मतलब पीछे का होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ दोस्तों, अगर मैं 90 डिग्री, मैं इसी को 90 डिग्री मानना चाहूँगा, तो हमारा जो वोल्टेज का करंट का वेव फॉर्म खींचा जाएगा, मैं मान लेता हूँ 90 डिग्री की बात की जा रही है ना। तो इसका जो वेव फॉर्म होगा कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्योंकि देखिएगा ये मेरा क्या है, अभी देखिएगा यहाँ से मैं मान लेता हूँ, ये मेरा क्या हो जाएगा, पूरी एक साइकिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी फुल साइकिल हो जा रही है, ठीक है, क्योंकि इसका यहाँ से यहाँ तक की एक फुल साइकिल जब होगी, तो मतलब फुल साइकिल मतलब इतने की बात की जा रही है, ठीक है। मैं इतने की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँगा, ये मेरी पूरी साइकिल है, तो हाफ इतनी ही होगी, ठीक है। इतने को ही मैंने हाफ मान लिया। तो यहाँ से जो हमारा वेव फॉर्म खींचा जाएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों, यहाँ से खींचा जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे लाइएगा, ठीक है। देखिएगा वेव फॉर्म खींचने का जो तरीका है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को खींचना पड़ता है, ठीक है। तभी जाके हमारे एग्जाम का जो वेव फॉर्म होता है सही माना जाता है। अब दोस्तों मैं मान लेता हूँ यहाँ से, और इसका जो होगा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को वेव फॉर्म को खींच देना है, और इसे डॉटेड लाइन में दिखाइएगा, नहीं तो दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी, तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा देखने में, एग्जामिनर को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये जो वेव फॉर्म खींची गई, ये मेरे किसकी हो जाएगी दोस्तों, करंट की हो जाएगी। यानी आई का जो है वोल्टेज, करंट का जो है, इसे आप लोगों ने जाना अभी IM साइन ओमेगा टी होता है इसका, ठीक है। तो दोनों का हमारा वेव फॉर्म जो है दोस्तों किस प्रकार से खींचा जा रहा है, देखिएगा हमारा जो ये करंट है दोस्तों लैगिंग नेचर का है, ठीक है। किस नेचर का है, लैगिंग नेचर का है। तो हमने ये भी बता दिया किस प्रकार से यहाँ पे खींचा गया। मैं मान सकता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा डाउट हुआ होगा कि सर जैसे आप बोल रहे हैं, देखिएगा मेरे भाई यहाँ पे आप लोग, फिर से मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मेरी पूरी साइकिल है, ठीक है, ये मेरी पूरी साइकिल है। और दोस्तों देखिएगा ये हमारा पूरा इतने का है, तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री जब लैगिंग का होगा दोस्तों, यानी पीछे 90 डिग्री हमारा पीछे की बात की जाएगी, तो मैं मानूंगा दोस्तों यहाँ से लेके ये मेरा फुल साइकिल, यहाँ पे इसका हाफ साइकिल है, और दोस्तों मैं मानूंगा कि यहाँ पे भी इसका हाफ साइकिल है, ठीक है। अगर मैं फुल साइकिल की बात करूँगा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, यही तो मेरा फुल साइकिल होगा ना मेरे भाई। तो अगर इसका वेव फॉर्म खींचना होगा, तो यहीं से ना ऐसे खींचूंगा, यही मेरा मैक्सिमम पॉइंट होगा। मैक्सिमम पॉइंट से फिर यहाँ ले जाऊँगा, फिर यहाँ से फिर से यहाँ पे खींचा जाएगा, जो यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा, यहाँ वाला मैक्सिमम पॉइंट, इसे जो आप लोग 3 पाई/2 बोल रहे हो, ठीक है, यही मेरा है, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, नहीं तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आई होप मैं आप लोगों को समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, करंट का इक्वेशन कैसे खींचा जा रहा है। बेसिकली मैं इसको पूरा ही डिनोट करता है, डॉटेड लाइन से नहीं डिनोट करता हूँ, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे ही दिखा दीजिएगा, चलेगा। मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वेव फॉर्म है आप लोगों को अच्छे से देखने को मिल जाए, ठीक है। इस वेव फॉर्म को जरूर बनाइएगा भाई, देखिएगा 5 नंबर में आया है आप लोगों के एग्जाम में, मैंने पहले ही दिखा दिया है, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से बनाना है वेव फॉर्म। देखिए थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लाइन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका जो नोटेशन है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने नोटेशन किया, यहाँ पे नोटेशन किया मैंने, यहाँ पे किया, तो इन सारी चीज़ों पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रख के आप लोग नोट करिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट इसको कर देना है ऐसे, ठीक है। तो वोल्टेज जो हमारा वेव फॉर्म था वो भी आप लोग को पता चल गया, करंट का वेव फॉर्म जो था वो भी आप लोग को पता चल गया। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट बचता है दोस्तों, यहाँ पे हम पावर की गणना कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पावर की मैं बात करना चाहूँगा, तो यहाँ पे लिखेगा पावर। तो मैंने पावर आप लोगों को 3 प्रकार की बताया है। कौन कौन सी पावर को बताया है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहली पावर की मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहला पावर जो होगा मेरा होगा एक्टिव पावर। क्या होगी, एक्टिव पावर। एक्टिव पावर को हम आप लोग किससे बताए हैं, किससे डिनोट करते हैं, तो लिखिएगा एक्टिव पावर, ठीक है। तो एक्टिव पावर किससे डिनोट किया जाएगा, आप लोग पता है दोस्तों, इसे हम बेसिकली P से डिनोट करते थे, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, P इक्वल टू हो जाएगा VI इंटू कास फाई होता था, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, फाई की जो वैल्यू थी दोस्तों 90 डिग्री थी, और कास 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है दोस्तों, आप लोगों को मैंने अभी बताया 0, और 0 का गुणा पूरे में कर देंगे तो ये पूरी पावर जो हो जाएगी 0 हो जाएगी। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमारा सर्किट प्योरली इंडक्टिव होगा तो हमारा एक्टिव पावर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, हमने एक्टिव पावर की बात कर लिया। दूसरी बात जो थी दोस्तों, हमारा दूसरा पावर जो है, इसे हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर आप लोग
अगर एग्जाम में भी लिखना चाहेंगे दोस्तों दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज आप लोगों के लिए अलाउ रहती है। बाई लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ क्योंकि मैंने भी पेपर दिया है भाई। तो रिएक्टिव पावर को बेसिकली हम क्यू से डिनोट करते हैं दोस्तों, किससे किसको डिनोट किया जाता है इसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो रिएक्टिव पावर को हम बेसिकली क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे होता है V इंटू आई साइन फाई होता है। और एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि हमने बताया फाई जो होता है दोस्तों 90 डिग्री है। क्योंकि 90 डिग्री क्या है, फाई है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है। तो दोस्तों यहाँ पे जो साइन 90 फाई 90 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी फाई को जब पुट कर देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री यानी यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 होती है। इस बात को जरूर याद रखिएगा। बेसिकली ये पॉइंट्स आप लोगों को कंप्लीट वे में याद होने चाहिए दोस्तों, तभी जाके आप लोगों को हर चीज़ समझ में आएगा। अगर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 90 डिग्री यानी 1 हो जाएगी, 1 का गुणा VI में करेंगे तो यहाँ पे VI हो जाएगी। यानी रिएक्टिव पावर हमारा कहने की बातें है कि अगर हमारा सर्किट प्योरली इंडक्टिव होगी तो उस केस में हमारा जो पावर होगा VI देखने को मिल जाएगा। ठीक, तीसरी पावर जो है दोस्तों जिसे हम बोलते हैं अपरेंट पावर, क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं अपरेंट, इसे हम बोलते हैं अपरेंट पावर। ठीक है, यहाँ पे मेरा चल रहा है अपरेंट पावर की बात। दोस्तों अपरेंट पावर को आप लोग किससे डिनोट किए, तो बोलेंगे सर अपरेंट पावर को बेसिकली S से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो S इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बोलेंगे S इक्वल टू सर आपने बताया था VI होता था। तो दोस्तों यही जो हमारा VI है अभी किसके बराबर आया है, रिएक्टिव पावर के बराबर आया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं S इक्वल टू किसके, रिएक्टिव पावर के, यानी यहाँ पे हमारी दोनों पावर क्या हो जाएगी, बराबर हो जानी है। ठीक है, तो एक किसके लिए मैंने बताया दोस्तों, ये हमारा था प्योरली इंडक्टिव के केस के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट्स को डिस्कस कराया और आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसको भी मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, तो जो इसकी PDF होगी दोस्तों आपकी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगी। और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। मैं अब यहाँ पे बात करना चाहूँगा दोस्तों कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है, ये भी मैंने आप लोगों को दिखाया कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे भाई कि पूछा गया है ड्रा सर्किट डायग्राम मैंने बताया दोस्तों। ठीक है, मैंने क्या क्या चीज़ों को बता दिया, आप लोग यहाँ से थोड़ा सा इसका भी ओवरव्यू ले लीजिए। पहला पॉइंट मैंने बताया दोस्तों सर्किट डायग्राम बताया, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा सर्किट डायग्राम। ठीक है, सर्किट डायग्राम बताया दोस्तों। ठीक है, सर्किट डायग्राम बताया, पहला पॉइंट यही मेरा था। दूसरा पॉइंट हमने आप लोगों को बताया वेव फॉर्म कैसे खींचा जाता है दोस्तों, वेव फॉर्म कैसे खींचा जाता है। ठीक है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे हमारा क्या है, फेजर डायग्राम। ठीक है, तीन चीज़ बताया दोस्तों, और देखिएगा फेजर डायग्राम, ये तीन चीज़ें तो आप लोगों के लिए मस्ट ही थी दोस्तों। और मैंने चौथी पॉइंट भी बताया दोस्तों, चौथी पॉइंट में आप लोगों ने जाना कि इस पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पावर फैक्टर को मैंने डिस्कस किया दोस्तों, एक पॉइंट को मैं नहीं लेकर चल रहा हूँ। पांचवीं बात मैंने बात की आप लोगों से, पावर फैक्टर हो गया, उसके बाद मैंने बात किया पावर की बात किया। ठीक है, देखिएगा हमने आप लोगों को हर एक चीज़ को डिस्कस कराया मेरे भाई। यहाँ पे मैं बात करूँगा वेव फॉर्म में आप लोगों ने देखा 90 डिग्री कैसा था, लैगिंग था, कैसा था, लैगिंग था। ये चीज़ें आप लोग फिर से लिख लेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। फेजर डायग्राम में आप लोग देखेंगे करंट हमारा कैसा है दोस्तों, करंट जो है इसे लिख देंगे 90 डिग्री लैग लिखेंगे। ठीक है, इसे 90 डिग्री लैगिंग लिखें। पावर फैक्टर कैसा था, पावर फैक्टर इक्वल टू हमारा 0 डिग्री होगा, सॉरी 0 होता था दोस्तों। पावर की बात करूँगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक्टिव पावर जो होता है दोस्तों, एक्टिव पावर को बेसिकली P से डिनोट करते हैं, ये हमारा 0 होता था। वहीं हम रिएक्टिव पावर की बात करेंगे, Q इक्वल टू क्या होता था, VI होता था। अगर मैं बात करूँगा दोस्तों अपरेंट पावर की बात करूँगा, S जिसे डिनोट करते थे, ये भी मेरा VI था, या इसी को आप लोगों ने देखा S इक्वल टू हमारा क्या था, रिएक्टिव था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को मैंने आज बताया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे इनको आप लोग लिख लेंगे। और ऐसे ही आप लोगों को हर एक पॉइंट्स को आप लोगों को ओवरव्यू, छोटा ओवरव्यू रखना है दोस्तों कि अगर हमारा प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो क्या होगा, प्योरली रजिस्टर सर्किट होगा तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप लोग याद कर लेंगे तो आपको आगे चल के, जैसे हम पावर सिस्टम पढ़ेंगे दोस्तों, बेसिकली आप लोग बेसिक का पार्ट पढ़ेंगे दोस्तों। पावर सिस्टम आप लोग TDEP को बोलते हैं, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ठीक है, तो TDEP जब पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ पे आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। सारे सर्किट यही रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हम AC का ही बात करेंगे। ठीक है, जब मेरा बात किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे AC का ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा दोस्तों, तब जाके समझ में आएगा कि हमारा जहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा वेव फॉर्म बन रहा है 90 डिग्री लैगिंग हो रहा है। लैगिंग का मतलब वहाँ पे इंडक्टर होगा दोस्तों। अगर मेरा बोला जाएगा करंट हमारा लीडिंग है तो वहाँ पे बोलेंगे कैपेसिटर है। तो दोस्तों अगली वाली जो क्लास होगी उसमें हम आप लोगों को बात करने वाले होंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट को। ठीक है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में भी आप लोगों से पूछा जाएगा, सर्किट डायग्राम पूछा जाएगा, वेव फॉर्म भी पूछा जाएगा, फेजर डायग्राम भी पूछा जाएगा। एग्जामिनर का अगर मन होगा दोस्तों तो ये भी पॉइंट्स आप लोगों से इंक्लूड करके इसमें पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका देखिएगा यहाँ से आप लोगों को मैंने बताया था दोस्तों 2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन डेफिनेशन से होते हैं दोस्तों। डेफिनेशन जो है आप लोगों को एप्लीकेशन पे कंप्लीट मिल जाएगा दोस्तों। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैनल पे नए भाई चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स अभी तक अपने क्लास को एप्लीकेशन पे इनरोल नहीं किए हैं, देखिएगा मैं जो बात कर रहा हूँ दोस्तों हर एक पॉइंट्स आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगे दोस्तों तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, मैं उस वे में पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग आगे चल के कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, अगर मेरे नोट्स को ही पढ़ के जाते हैं दोस्तों, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि 90% क्वेश्चन आप लोग यहाँ नोट से ही कर लोगे। ठीक है,
अब 90% का मतलब ऐसा नहीं है, एक सब्जेक्ट है दोस्तों, उसका 90% कहने का मतलब है वहाँ से मेरा 10 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 10 में से आप लोगों से मैं बोल सकता हूँ 6 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे दोस्तों कंप्लीट हमारे नोट से ही मिल जाएंगे, ठीक है। यानी एक सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं आप लोगों से एक चीज़ बोल दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, एनालॉग का, ठीक है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एनालॉग के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, अगर मैं मानता हूँ 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, 4 के चारों क्वेश्चन आप लोग हिट करके आओगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक को मैं नहीं इतना वे में बोल सकता हूँ, क्योंकि बेसिक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं दोस्तों, फंडामेंटल एसी के आप लोगों के टफ होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता, नहीं कैलकुलेटर अलाउ होगा दोस्तों, तो मैं बोल सकता हूँ 10 में 10 क्वेश्चन भी आप लोग करके आओगे, ठीक है। यूपीपीसीएल जैसे एग्जाम को तैयारी करते हो दोस्तों, तो जहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ बेसिक का बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप लोग पीएसयूज के जो एग्जाम होते हैं सेंट्रल लेवल के, सेंट्रल के जो भी एग्जाम्स आएंगे दोस्तों, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन को आप लोग मेरे ही नोट से कर पाओगे। मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ दोस्तों कि देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोग कैसे कर पाओगे, ठीक है। हर एक चीज़ को मैं लेके चलता हूँ दोस्तों, इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि आगे चल के आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखें दोस्तों। अगर आप लोग का सेमेस्टर क्लियर करना है दोस्तों, तो आप लोग कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उनको पढ़ लीजिए, बाकी आपका सेमेस्टर जो है क्लियर ही हो जाएगा। अगर चीज़ें एक्स्ट्रा वे में हमें बताई जा रही है दोस्तों, तो उनको भी आप लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे, ठीक है। तो चलेगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।